मैं भी आपके साथ 7 फेरे ले ही लूँ। तब तो आप मेरे पास मेरे साथ रहेंगी और मैं जब चाहूँ तब आपको देख सकता हूँ, आपको नींद आ जाने के बाद भी। अमित ने एक नज़र सोनम की तरफ देखा। सोनम उसकी बात सुनकर झेप गई और वो खिड़की के किनारे हटकर दीवार के सहारे खड़ी हो गई थी। अमित की बातें ही उसके दिल की धड़कनों को बढ़ाने का काम कर रही थी। पर अभी आप सो जाइए कि मेरा दिल तो बेईमानी पर उतर रहा है, जितना आपको देखेगा उतना ही और चाहेगा कि आप उसके सामने ही बनी रहे। पर सोने से पहले एक बार दीदार तो करा दीजिए। सोनम ने धीरे से खिड़की की तरफ झांका और अमित से नजरें मिलती उसकी नजरें झुक गईं। गुड नाइट प्रिंसेस, सुबह मिलते हैं आपसे। गुड नाइट सर, सोनम ने कहा और अपनी तरफ से मुस्कुराकर देखते हुए खिड़की को बंद करके दबे पांव अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। इस समय उसके पेट में भी तो न जाने कितनी तितलियां एक साथ उड़ रही थीं और वो न जाने कब तक उन तितलियों के साथ सपनों की रंग बिरंगी दुनिया में उड़ती रही, जब तक कि नींद से बोझल पलकों ने खुद को बंद नहीं कर लिया। सुबह सभी एएफएमसीएंस ने एमीज कैफेटेरिया में एक लास्ट बार नाश्ता किया और कैफेटेरिया के स्टाफ को बढ़िया सर्विस के लिए धन्यवाद कहा। उन लोगों के वहां से जाने से पहले एमएच अथॉरिटी की तरफ से डॉक्टर टंडन और डॉक्टर वरदान ने आकर उन लोगों को उनके आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और हाथ हिलाकर उन सब की बस को वापस एएफएमसी पुणे के लिए रवाना कर दिया। सब बहुत खुश थे, सब कुछ अच्छे से निपट गया था। बस काव्या ने लास्ट दिन जो तमाशा खड़ा किया था उसके लिए सभी के मन में मलाल था। काव्या ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि अमित के सोनम के साथ अपने रिलेशनशिप को ओपन करने के बाद सभी जूनियर्स और सीनियर्स ने यही कहा था कि वो लोग अक्सर यही सोचते थे कि अगर आप दोनों का पैर बनेगा तो सच में पूरे एएफएमसी में आप दोनों का कोई मैच नहीं होगा। रश्मि भी अब काफी हद तक खुद को संभाल चुकी थी। रवि ने उससे एक बार हालचाल पूछने के बाद फिर उसे उसकी सीट पर अकेला ही बैठा हुआ छोड़ दिया था। वो नहीं चाहता था कि रश्मि किसी भी तरह का प्रेशर फील करे उसके और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से रिलेटेड कोई डिसीजन लेने में। रवि आगे की सीट पर जाकर अमित, सौरभ और पुलकित को ज्वाइन करके बैठ गया था। अरे मुरारी भैया का हो, तनिक ठंडा तो पिला दो हम सबका, पुलकित ने फुल ऑन मूड में आते हुए कहा। अब है ले भैया, तनिक देर ठहरा हो, अब है लाए रहे सबके खाते ठंडा ठंडा ठंडा। मुरारी भी एकदम मूड में लग रहा था सबको। बस भी अपनी पूरी रफ्तार में आगे बढ़ी चली जा रही थी और लगभग आधा सफर पूरा हो भी चुका था। मुरारी ने सबके लिए एकदम मस्त ठंडा बनाया और एक एक करके सबको सर्व कर दिया और खुद भी अपना ग्लास लेकर ड्राइवर के बगल में बोनट के ऊपर जाकर बैठकर बतियाने लगा। अमित बातें करते हुए कभी कभी सोनम के ऊपर नजर डाल लेता और उसकी इस हरकत पर अंजलि सोनम के खूब कोहनी मार रही थी। देख तो मेरी राधा रानी, तुम्हारा रघुवंशी सर कैसे तुम्हें चोरी छिपे निहार रहे हैं। अरे इतनी बेचैनी है तो फिर यहाँ आकर क्यों नहीं बैठ जाते तुम्हारे पास और जी भर के तुम्हें देख लें। आलू, तुम थोड़ी देर के लिए चुप ना रह सकती हो? जब देखो तब कुछ ना कुछ बोलती रहती हो, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में जो इतनी सारी बातें कहाँ से आती हैं। सोनम ने अंजलि को प्यार से झिड़कते हुए कहा। हाय मैं राधा रानी, गुस्सा काहे हो रही से था, वहाँ तो बस वो ही कहे हूँ जो माए को सच लागे से। इब था को मारना कोनी थे, फिर कोई बात कोनी से। अंजलि की नॉन स्टॉप बातें अब भी बंद नहीं हुई थी। उन दोनों की बातें सुनकर सौरभ उन लोगों की सीट के पास जाकर खड़ा हो गया था और बोला, क्या हुआ ब्यूटीफुल गर्ल्स, कुछ प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एवरीथिंग इज ओके। सोनम ने बात को बदलने की कोशिश की। अरे कहाँ ओके यार, अंजलि को कहाँ चैन पड़ने वाला था कुछ बिना बताए? मतलब? सौरभ अब उलझ गया था। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। अंजलि ने थोड़ा सा म्यूजिकल वे में कहते हुए सौरभ को पहले अमित की तरफ और फिर सोनम की तरफ इशारा करते हुए कहा, जबकि अंजलि के इस अंदाज पर सोनम बस खिड़की से कूदने के बारे में ही सोच रही थी। ओहो हो, तो ये बात है। सौरभ भी मुस्कुरा उठा था। वो फौरन ड्राइवर के पास कुछ सोचते हुए गया और उससे कुछ बोलकर वापस रवि के पास आकर बैठ गया। अमित और पुलकित अपने फोन में कोई मूवी देखने में लगे हुए थे। रवि भी फिलहाल आंखें बंद किए हुए अपनी सीट पर सिर टिकाए बैठा हुआ था। सबके लव स्टोरी की गाड़ी धीमी रफ्तार से दौड़ रही है, लगता है इसमें हवा पानी की जरूरत है, तभी ये सही रफ्तार में दौड़ेगी। सौरभ ने एक नजर बस में चारों तरफ घुमाते हुए कहा। फिर उसकी नजरें जैसे ही खुद को घूरती हुई अंजलि पर पड़ी तो वो बरबस ही मुस्कुरा उठा और बोला कि मेरी खुद की लव लाइफ की गाड़ी भी तो सुस्त पड़ी हुई है, इसे भी चार्ज होने की जरूरत है। तभी अचानक से बस ने एक तेज टर्न लिया और सबकी सुस्ताती हुई नजरें एक बार फिर से खुल गई थी और सब हैरानी से इधर उधर देखने लगे थे। सॉरी बच्चों, वो एक ब्लाइंड टर्न था तो सामने से आ रही लॉरी का अंदाजा नहीं लग पाया मुझे, ड्राइवर ने अमित, पुलकित और बाकी सबकी तरफ एक नजर देखते हुए कहा और फिर से अपने काम में लग गया। इट्स ओके काका, पर बी केयरफुल, हाईवे पर ट्रक्स और बाकी के हैवी व्हीकल्स बहुत तेज भागते हैं, पुलकित ने ड्राइवर काका को आश्वस्त करते हुए कहा। उधर अमित ने सोनम से आंखों ही आंखों में पूछा कि वो ठीक तो है ना। सोनम ने भी अपनी पलकें झपकाकर जवाब दे दिया कि वो ठीक है, डुग्गू उसके लिए परेशान ना हो। कुछ देर बाद ड्राइवर काका ने बस को एक रोड साइड ढाबे के किनारे लगा दिया और मुरारी ने सबको बता दिया कि बस यहाँ पर आधे घंटे के लिए रुकेगी। सभी भैया लोग और दीदी लोग खाना खा लें। सभी लड़के लड़कियां थोड़े से सुस्ताते हुए हाथ पैरों की स्ट्रेचिंग करते हुए बस से नीचे उतरने लगे। रवि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रश्मि ने बस से नीचे उतरकर थोड़ी दूर पर खड़े रवि की तरफ देखते हुए धीरे से कहा। रवि तो पुलकित के साथ पहले नीचे आ गया था और उसने अपने ग्रुप के लिए स्पेशल चाय का ऑर्डर भी कर दिया था। रश्मि का फैसला। रश्मि की बात सुनकर पुलकित ने कहा कि चाह तू पहले जाकर उसकी बात सुन ले और वो चाहे जो डिसीजन ले उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करना। आखिर प्यार या रिलेशनशिप जबरदस्ती थोड़ी ना होता है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल पुलकित, मैं वैसा ही करूंगा जैसा वो मुझसे कहेगी। रवि को ऑल द बेस्ट बोलकर पुलकित उस तरफ चला गया जहां चाय की केतली में चाय उबाल मार रही थी और उस केतली से निकलते धुएं में उसे एक हल्का हल्का सा आग से भरता हुआ दिखाई देने लगा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और मन ही मन बोला कि पता नहीं मैं तुम तक कभी अपनी बात पहुंचा भी पाऊंगा या नहीं, और पता नहीं मेरे प्यार के इस सफर को कोई मंजिल मिलेगी भी या नहीं, पर तुमसे मिलने के बाद मैंने ये तो तय ही कर लिया है कि अब अगर तुम नहीं तो मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं होगी। क्या करूं? वो मुस्कुराते हुए बोला। तुम हुई इतनी प्यारी सी कि कोई और तुम्हारी जगह ले नहीं सकेगा। पुलकित के विचारों को ब्रेक तब लगा जब पीछे से उसके कंधे पर सौरभ ने हाथ रख दिया। यहाँ खड़े होकर क्या बड़बड़ कर रहा है, और वो भी चाय की केतली के साथ? सौरभ ने कहा। अरे कुछ नहीं, बस यूं ही रवि के लिए सोच रहा था कि आज बस रश्मि उसे और उसके प्यार को समझ जाए तो फिर उसकी गाड़ी भी पटरी पर दौड़ पड़ेगी। पुलकित ने एक और देखते हुए कहा,
जहाँ रवि और रश्मि एक राउंड टेबल के आमने सामने पड़ी हुई चेयर्स पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। वैसे कह तो तू सही रहा है, पर दूसरों की लव लाइफ को ट्रैक पर लाने की दुआ करने वाले के मन में कभी खुद की लव लाइफ को सेट करने का नेक ख्याल नहीं आता है। सौरभ ने पुलकित के सामने चुटकी लेते हुए कहा, पता नहीं यार, इस बारे में फिलहाल सोचा नहीं है। पुलकित ने एक ठंडा सा जवाब दिया और बोला कि चलें चाय पी लें, उसके बाद खाने का देखेंगे। चलना, देखते हैं यहाँ के मेन्यू कार्ड में क्या क्या स्पेशल है। सौरभ ने ढाबे की रसोई की तरफ देखते हुए कहा, देखो रश्मि, मैं समझ सकता हूँ कि इस समय तुम किन हालातों से गुजर रही हो, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि तुम मेरे और अपने साथ हमारे बारे में कोई भी फैसला किसी जल्दबाजी में लो। तुम अपना पूरा टाइम लो और फिर तुम्हें जो भी डिसीजन लेना हो लो। ट्रस्ट मी, आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट योर डिसीजन, और तुम्हारा डिसीजन जो भी हो, तुम और मैं हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। रवि ने रुक रुक कर ही सही पर अपने मन की उथल पुथल को रश्मि के सामने प्रकट कर ही दिया था। रश्मि जो अब तक बिल्कुल खामोश होकर बैठी हुई थी, जैसे शायद खुद से ही जूझ रही थी कि उसे क्या डिसीजन लेना है, पर अब थोड़ी सी रिलैक्स महसूस कर रही थी। उसने नजरें उठाकर रवि की तरफ देखा और कहा कि यहाँ से लौटकर जाने के बाद क्या तुम मेरे घर वालों से बात करने आओगे? देखो रश्मि, यहाँ जो कुछ भी हुआ वो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि काव्या की गलत जिद का नतीजा था। वो बात समझ ही नहीं रही थी, बिना बात के तमाशा बना रही थी, और फिर जो तुमने किया या फिर जो भी अमित ने किया, उसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। और तुम इस बात के लिए अपने घर वालों से मेरी क्या बात करवाना चाहती हो? रवि ने अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहा। रवि की बात सुनकर रश्मि के चेहरे पर इतने लंबे समय के बाद मुस्कुराहट आई थी और वो दिल खोल कर हंसने लगी। अरे तुम हंस क्यों रही हो? रवि कंफ्यूज हो गया था। तो और क्या करूं डफर। रश्मि अब भी हंस रही थी। मैंने तुमसे क्या कहा और तुम उसका क्या मतलब निकाल के बैठे हो? रश्मि ने अपनी हंसी को मुश्किल से रोकते हुए कहा। मतलब? रवि ने रश्मि की तरफ विस्मय से देखा। इडियट, मतलब ये कि यहाँ से जाने के बाद जब सेमेस्टर ब्रेक होगा तब तुम अपने पेरेंट्स को लेकर मेरे घर आओगे ना, मेरे पेरेंट्स से बात करने के लिए? रश्मि ने ब्लश करते हुए कहा। पर क्यों, किस लिए? रवि अब भी समझ नहीं पाया था कि अचानक से रश्मि उसे और उसके घर वालों को अपने घर क्यों बुलाना चाह रही है। इडियट, टफर, हमारी शादी की बात करने के लिए, और किस लिए? रश्मि ने थोड़ा सा गुस्से में कहा और रवि की तरफ देखने लगी। क्या मतलब तुम मुझसे हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तुम तैयार हो गई हो? रवि को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, रश्मि ने शर्माकर मुस्कुराते हुए कहा। रवि कुछ देर तक तो वहीं बैठा रह गया। वो इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ भी रश्मि ने कहा है अभी अभी वो सब सच है या फिर उसके कान बज रहे हैं। पर जब उसने रश्मि के चेहरे पर ध्यान दिया तो उसकी आंखों में आंसू देखकर वो अपनी चेयर से उठकर रश्मि के बगल में पड़ी हुई चेयर पर बैठ गया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि इतनी अच्छी खबर सुनाने के बाद ये आंसू क्यों? मुझे माफ कर दो रवि, एक्चुअली माफी तो मुझे सबसे मांगनी चाहिए। काव्या की हर छोटी बड़ी गलती में उसका साथ देकर मैंने तुम सबको बहुत हर्ट किया। तुमने कितनी बार मुझसे अपने दिल की बात बताने की कोशिश की, पर काव्या के उकसाने पर हर बार मैंने सिर्फ नाम ही तुम्हें जवाब दिया, बल्कि तुम्हें कितना कुछ उल्टा सीधा भी कहा, और तुम फिर भी मुझसे प्यार करते रहे। सच कहूँ तो मैं किसी भी तरह से तुमसे नजरें मिलाने के लायक भी नहीं। तुम्हारा प्यार पाना तो बहुत दूर की बात है, पर तुम्हें रवि की और हम सब की माफी मिल सकती है। बस एक छोटी सी शर्त है। रवि और रश्मि दोनों ही चौंक कर सामने की ओर देखने लगे, जहाँ मुस्कुराते हुए अमित, सौरभ, पुलकित, सोनम, अंजलि और बाकी का पूरा गैंग खड़ा हुआ था। कैसी शर्त? रवि ने पूछ लिया। सॉरी रश्मि, पर हम सब ने तुम लोगों की ये लास्ट लाइन सुन ली थी। सौरभ ने अपना एक कान पकड़कर सॉरी का इशारा कर दिया था। रश्मि बस चुपचाप मुस्कुरा रही थी और रवि उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर बैठा हुआ था। आज तक हमारे रवि बाबू ने तुम्हें बहुत बार प्रपोज किया और हर बार तुमने उसके प्रपोजल का बेड़ा गर्क कर दिया, तो इस बार तुम रवि को प्रपोज करो और हम सब तुम्हारे इस हिलेरियस प्रपोजल के साक्षी बनना चाहते हैं। पुलकित ने सौरभ की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। ये क्या कह रहे हो तुम सब? यार तुम लोगों के अलावा यहाँ और भी कितने सारे लोग हैं, यूं सबके सामने इट्स सो एम्बैरेसिंग यार, रवि ने घबराते हुए कहा। पर किसी और के कुछ भी बोलने से पहले रश्मि ने धीरे से कहा, मैं तैयार हूँ। रवि हैरानी से रश्मि की ओर देखने लगा और बाकी सब रश्मि के लिए चीयर करने लगे। रश्मि ने इधर उधर देखा और एक गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों घुटनों को मोड़कर रवि के सामने बैठ गई और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली कि रवि, मैंने आज तक तुम्हारे प्यार को ठुकराकर जो भी गलतियां की हैं उन सब की बस एक ही सजा है कि तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल की जेल में कैद कर लो। कैप्टन डॉक्टर रवि पोटवाल, क्या तुम इस थोड़ी सी बेवकूफ़, थोड़ी सी झल्ली अपनी क्लासमेट कैप्टन डॉक्टर रश्मि सेन से शादी करोगे? रवि ने हाँ में गर्दन हिलाकर मुस्कुराते हुए रश्मि को गले से लगा लिया था। वहाँ मौजूद हर एक बंदा उस गजब मैरिज प्रपोजल के लिए खूब तालियां बजा रहा था। सोनम ने भी अमित की बाहों को जोर से पकड़ लिया था। अमित ने मुस्कुराते हुए सोनम की तरफ देखा तो सोनम ने कहा कि हम बहुत खुश हैं आज, आखिर रवि सर को उनका प्यार मिल ही गया। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि मुझे मेरा प्यार मिल गया। पर एक कमी रह गई मिस वशिष्ठ। अमित के दिमाग में तब तक कुछ तूफानी आइडिया आ गया था। कमी? कैसी कमी? सोनम ने अमित की तरफ सवालिया नजरों से देखा। आपके मैरिज प्रपोजल की। अमित ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। ये क्या बात हुई? हमारी शादी तो पहले से तय है ना, फिर इसकी क्या जरूरत है? सोनम ने घबराकर पूछ लिया। पर मुझे सुनना है, और वो भी आपके मुंह से। हाँ, समय आपका होगा पर जगह मैं चुनूंगा, और इस बात पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। नो मोर आर्गुमेंट्स ऑन दिस, अमित ने एक सपाट लहजे में कहा। पर हम कैसे ये कर पा? सोनम अचकचाती हुई बोली। करना तो आपको है ही, और वो भी पुणे पहुंचकर। सो ऑल द बेस्ट, अमित ने कहा और फिर सबके सामने देखकर मुस्कुरा उठा। आप ना बहुत 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 सड़ू हैं, अड़ियल हैं, और जितनी भी आपकी तारीफ के शब्द हो सकते हैं ना वो सब आप ही हैं। सोनम ने अमित की बाह पर अपने नेल्स गड़ाते हुए कहा और वहां से मुंह बनाकर अंजलि की तरफ जाकर खड़ी हो गई। उफ, ये आपने क्या गजब कर दिया मिस वशिष्ठ। आपको इस गुस्ताखी की सजा तो जरूर मिलेगी, और वो भी आज ही। आफ्टर ऑल आपने एक ट्रू डेविल को छेड़ दिया है। अमित ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा और सबके साथ शामिल हो गया। थोड़ी देर बाद सबके लिए चाय आ गई और सब वहीं ग्रुप में बैठकर चाय पीने लगे। चाय पीते पीते भी अमित अपनी शरारत से बाज नहीं आ रहा था। वो बार बार इशारे में सोनम को अपनी बाह पर गड़े हुए उसके नेल्स दिखाकर उसे देख लेने का इशारा कर रहा था।
और सोनम वो तो बस किसी तरह से चाय के घूंट करके जा रही थी। कान्हा जी, ये तो सच में बहुत बुरा है, देखो तो कैसे हमें डरा रहे हैं, पर हम नहीं डरने वाले इनसे। आए बड़े लॉर्ड गवर्नर कहीं के। अरे पर सोनम सोच, अगर कहीं सच में इनने अपना सड़ूपन दिखा दिया तो फिर तू किते जाएगी? तो कोई बचावे भी ना आएगा इनते। का इसे ट्रू डेविल से पंगा कौन लेगा? अमित की पेनल्टी। सोनम मनी मन ये सब सोचकर परेशान हुए जा रही थी, पर उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था खुद को अमित की पेनल्टी से बचाने के लिए। आप अकेले बैठकर क्या सोच सोच कर परेशान हो रही हैं? सोनम ने नजर उठाकर देखा तो सामने अमित खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसके अगल बगल बैठे कुछ लड़के लड़कियां वहां से जा चुके थे। कुछ भी तो नहीं सर। सोनम अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई थी। कम ऑन, मेरी कही हुई बातों को इतना भी सीरियसली मत लिया कीजिए कि आप अपना ही खून जलाने लगे। अमित ने चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ कहा। कान्हा जी, कोई नहीं बताएगा कि इनकी हर हरकत हमारी सांसें अटकाने और खून जलाने के लिए होती है। सोनम अमित को बेचारगी की नजर से देख रही थी। अब क्या ऐसे क्यों देख रही है मुझे, जैसे कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था? अमित ने सोनम की तरफ झुकते हुए कहा। हाँ नहीं, वो तो हम यूं ही। सोनम इतना कहते कहते पीछे की तरफ हट ही रही थी कि अचानक से अमित ने उसकी कलाई को अपने हाथों में थामा और उसे अपने साथ बस के एक तरफ लेकर चला गया। ये आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? आपको नहीं लगता कि आजकल आप हमसे कुछ ज्यादा ही कमांड्स फॉलो करवा रहे हैं? सोनम ने एक बाहों ऊपर उठाते हुए कहा। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? अमित भी कहाँ कम पड़ने वाला था। हाँ तो अभी का ही देख लीजिए ना, या आप हमें इस तरह से खींचकर अपने साथ यहाँ क्यों लेकर आए फिर? सोनम ने अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर बड़ी अदा के साथ पूछा, पर उसकी ये अदा कुछ ही देर में छू हो गई। अमित ने एक बार फिर से उसे अपनी नजदीक खींचते हुए कहा कि शिकायत तो आप मुझसे करना छोड़ ही दीजिए। आपको बता चुका हूँ मैं कि मैं ऐसा ही हूँ और आपको मुझे ऐसे ही झेलना पड़ेगा। और रही बात आपको अपने साथ कहीं भी खींच कर ले जाने की, तो उसने सोनम को एक बार फिर से अपनी तरफ खींचा, जिससे सोनम उसके सीने से जा टकराई और सोनम ने डर के मारे उसकी बाह को एक बार फिर से कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा हक है आपके ऊपर और इस हक को मैं पूरे हक से इस्तेमाल करूंगा। आपका ये हक किसी दिन हमारी जान ही ना ले ले। सोनम अब भी अमित की बाहों को कसकर थामे हुई थी। और आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा आपके साथ, अपने साथ? अमित ने सोनम के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। सोनम कुछ नहीं बोल पाई थी। एक तो अमित का उसके इतने करीब होना और दूसरे उसका स्पर्श उसे किसी और ही दुनिया में ले जाता था। अब आप यूं खामोश मत रहिए और जल्दी से मेरे जख्मों पर मरहम लगा दीजिए। अमित ने जैसे ये कहा, सोनम फौरन उससे अलग हुई और उसकी तरफ परेशानी से देखते हुए बोली कि जख्म? कैसे जख्म? और आपको चोट कब लगी? अरे रिलैक्स हो जाइए मिस वशिष्ठ, तभी तो मैं आपको अपने जख्म दिखा पाऊंगा। अमित ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा और अपनी शर्ट की बाजुओं को फोल्ड करने लगा। ये आप क्या कर रहे हो? ये आप? सोनम अपने आसपास देखकर घबरा रही थी। अमित शायद सोनम की घबराहट समझ रहा था। उसने अपनी शर्ट की बाजुओं को फोल्ड करना बंद कर दिया और एक बार फिर से उसके हाथ को अपने हाथों में थामकर बस के और अंदर चलाया। सोनम चुपचाप उसके पीछे पीछे जाकर एक जगह पर ठिठक कर खड़ी हो गई। ले लीजिए, अब देख लीजिए और इस पर दवा लगा दीजिए, असम से बहुत चल रहा है। अमित ने मुंह बनाते हुए अपनी एक बाह को उसके आगे कर दिया था। सोनम ने देखा कि उसकी बाह पर नेल्स के गड़ने के गहरे निशान बने हुए थे, पर इतने भी नहीं कि उनमें जलन हो। पर घाव कहाँ है यहाँ? ये तो बस ऐसे निशान है। आप हमें परेशान कर रहे थे तो हमने भी। सोनम कहते कहते चुप हो गई। मैं कब कह रहा हूँ कि मेरा कोई गहरा घाव हुआ है? हाँ, पर जलन हो रही है तो आप इन निशानों पर अपनी महकती सांसों से कुछ ठंडक तो बरसा ही सकती है ना, जैसे आप गर्म चाय को कितने प्यार से फूं फूं करके पीती हैं, ठीक वैसे ही। अमित ने सोनम की आंखों में देखते हुए कहा। सोनम की नजरें अमित के इस अजीब से नुस्खे को सुनकर झेप गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या वो क्या कहे। धर्मपत्नी जी, आई एम वेटिंग फॉर माय रिलीफ, अमित ने हौले से मुस्कुराकर कहा। सच में बहुत चल रहा है क्या? सोनम ने अमित की तरफ एक नजर देखकर कहा। या इट्स बर्निंग टेरिबली। अमित का मुंह और थोड़ा बन गया। पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए, सोनम ने कहा। नो वे, आई हैव टू सी यू माय प्रिंसेस। अमित ने इनकार में मुंडी हिलाई। प्लीज सर, फॉर माय सेक। सोनम ने इतनी मासूमियत से कहा कि अमित उसे इनकार नहीं कर सका और उसने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। पर मैं सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद करूंगा, हाँ, इससे ज्यादा मैं कर नहीं पाऊंगा, जानती है ना। अमित आंखें बंद किए हुए ही बोलता जा रहा था। अच्छा, पर क्यों? सोनम ने अमित की बाह पर एक दो बार धीरे से फूं फूं की और अमित की बोलती बंद हो गई। जब सोनम ने देखा कि अमित का ध्यान इस ओर नहीं था, उसने जोर से अमित के हाथ पर काट लिया। आउच, व्हाट इज दिस? अमित ने अपने हाथ को झटकते हुए कहा। तब तक सोनम बस के गेट पर पहुंच चुकी थी और पीछे पलटकर हंसते हुए बोली कि ये हमें परेशान करने का नतीजा है सर। इतना कहकर वो वहां से तेजी से भागकर बाहर बाकी सब में जाकर शामिल हो गई। अमित ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ को देखा, जहां सच में इस बार सोनम के काटने से हल्के हल्के दांतों के निशान बन गए थे। उसने अपने पास से नेल कटर निकालकर उससे उन हल्के निशानों पर नाइफ से एक छोटा सा घाव बनाते हुए कहा कि अब आप ही जख्म की ड्रेसिंग करेंगी मिस वशिष्ठ। आखिर ये जख्म तो आपका ही दिया हुआ है। हाँ, मैंने थोड़ा सा गहरा जरूर कर दिया इसे। अमित ने उस घाव को देखा जिसमें से अब थोड़ा थोड़ा करके खून की बूंदें भी चुहचुहाने लगी थी। वो खामोशी से बस से निकलकर उस ओर चला गया जहाँ ढाबे की किचन का काम होता था। ये डुग्गू कहाँ जा रहा है? सौरभ ने पुलकित को कंधे से पकड़कर हिलाते हुए कहा और उसे एक तरफ देखने का इशारा कर दिया। सौरभ की बातें सुनकर बाकी के लोगों की नजरें भी उसी तरफ चली गई थी, जहां इस समय अमित उस ढाबे के मालिक से खड़े होकर कुछ बात कर रहा था। थोड़ी देर में अंदर की तरफ से एक लड़का कटोरी में कुछ पिसा हुआ मसाला जैसा लेकर आया और अमित के सामने रख दिया। तब तक पीछे से सौरभ और पुलकित भी पहुंच गए थे उसके पास। सोनम वहीं दूर खड़ी हुई थी और गौर से देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि अब ये नया तमाशा क्या कर रहे हैं उसके रघुवंशी सर। ओए, तू पागल हो गया क्या? ये घाव पर हल्दी लगाते तो सबने देखा है और सुना भी है, पर ये लाल मिर्च पाउडर कब से लगाने लगे हैं जख्म पर? सौरभ ने अमित की हरकत पर चौंकते हुए कहा। और ये बता, तेरे ये चोट लग कैसे गई? अभी तक तो तू बिल्कुल भला चंगा था। पुलकित को भी हैरानी हो रही थी कि अभी 5 मिनट पहले तक तो ये सब साथ मिलकर खाने का मेन्यू डिसाइड कर रहे थे और अब ये चोट कहाँ से लगा कर लिया है? अबे पूरी जानकारी रखा कर मेरे सेंटी डॉक्टर। हल्दी में लाल मिर्च मिलाकर लगाने से जख्म जल्दी भरता है।
और इतना कहकर उसने कटोरी में रखा हुआ वो मसाला टाइप का मिक्सचर अपने हाथ पर मल लिया और पुलकित को इशारा करके उसके ऊपर एक मोटा सा कॉटन का टुकड़ा बंधवा लिया, जो कि उसने ढाबे के मालिक से मंगवाया था। देख तो सही इस बोंगड़ की तरफ, चोट मेरे लगी और मुंह इसका बन रहा है। साला ये फ्रंट पर जाकर जख्मी सैनिकों का इलाज कैसे करेगा। अमित ने पुलकित से एक नजर पास ही खड़े सौरभ की तरफ देखने को कहा और खुद मुस्कुरा उठा। हालांकि उसकी आंखों में भी जख्म और अब उसके ऊपर मिर्च लगाने की वजह से आंसू भर आए थे, पर उसने उन्हें पुलकित और सौरभ दोनों पर ही जाहिर होने नहीं दिया था। पुलकित और सौरभ दोनों ही हैरान रह गए थे कि अमित अपने जख्म के ऊपर लाल मिर्च पाउडर को झेल कैसे रहा है। थोड़ी सी जलन में तो हवा खराब हो जाती है, और इसने तो पूरी की पूरी कटोरी भरकर हल्दी में मिली हुई लाल मिर्च को अपने जख्म पर किसी क्रीम की तरह लगा लिया और उफ तक नहीं की। पर सोनम, वो तो दूर खड़ी होकर भी ये समझ गई थी कि ये वही जख्म है जो अभी अभी वो देकर आई थी अमित को, जिसे अब अमित ने और गहरा बना लिया था। पर क्यों? अब थोड़ी सी जलन होने दो बा छोरानू, कोई के कर सके से जब एरोगेंसी वाकी नाक पर ही धरी रवे से मारी छोरी वानू मिले से हर बार अपनी घड़ी अकड़ दिखाण वास्ते था। लोग तो पुलकित बाबा की फिक्र करो। और हाँ, हमारे सभी प्यारे प्यारे रीडर्स नु हैप्पी दिवाली। माँ लक्ष्मी और गणपति बप्पा आप सब पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अमित की चोट। सोनम अमित के इस अंदाज को समझ नहीं पा रही थी, और अभी उसके पास सौरभ और पुलकित के खड़े होने की वजह से वो सीधे जाकर पूछ भी नहीं सकती थी। वहीं अमित खड़े खड़े सोनम की हालत को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि अब देखते हैं मिस वशिष्ठ, आप मुझसे दूर भागेंगी या फिर खुद मेरे पास आकर जख्म पर मरहम लगाएंगी और मेरा ध्यान रखेंगी। तब तक रवि भी वहां आ गया था। वो रश्मि के साथ जरा यूं ही चहलकदमी करते हुए ढाबे से थोड़ा आगे की तरफ निकल गया था, तो उसे इस कांड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रवि ने अमित के हाथ पर लगे हुए घाव के बारे में पूछा तो अरे कुछ नहीं, ये लड़का नहीं है, चलती फिरती चोटों और जख्मों की दुकान है। पल में ठीक रहता और पल में कोई ना कोई कांड करके बैठ जाता है। सौरभ ने अमित की चोट की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब ना ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है तेरा। अमित ने मुंह सिकुड़ते हुए कहा, ज्यादा तो तेरा हो जाता है मेरे भोले, अभी चल खाना खा ले। पुल के तेरे लिए पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स लेने गया। सौरभ ने अमित को सहारा देने की कोशिश की। अरे बोंगाड़, हाथ में लगी है चोट, पैर में नहीं, मैं खुद से चल सकता हूँ, अमित ने कहा और लाल मिर्च की जलन को बर्दाश्त करते हुए खाने की टेबल की तरफ चला गया, जहाँ सभी लड़के लड़कियां पहले से बैठकर उसके और पुलकित के आने का इंतजार कर रहे थे। आखिर इवेंट भले ही खत्म हो गया था, पर जूनियर्स के मन में सीनियर्स के लिए रिस्पेक्ट करने में कोई कमी नहीं आई थी। अब ये कहाँ रह गएंगे। अमित ने खाने की टेबल पर बैठते हुए चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए देखा, पर सोनम कहीं नजर नहीं आ रही थी। मिस वदावन, आपके दोस्त नजर नहीं आ रही हैं, कहाँ रह गई अब? उन्हें याद तो है ना कि हमें थोड़ी देर में यहाँ से निकलना भी है। हम यहाँ किसी पिकनिक को मनाने के लिए तो आए नहीं है, हमें सही समय पर पुणे वापस पहुंचना भी है, अमित ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा और खाना खाने लगा। अंजलि के साथ साथ बाकी के सभी लोगों का भी मुंह खुला रह गया हैरानी से। अब तक उन सबका हैरान होना बनता भी था, भला कोई अपनी मंगेतर को, और वो भी वो मंगेतर जिससे उन्हें मिस्टर एरोगेंट को नया नया प्यार हुआ था और जिस प्यार के इजहार में उन्होंने पूरे मोबोर बीच को हिला कर रख दिया था, इस तरह से एड्रेस करता है क्या? पर यह अमित रघुवंशी था, और इसके मूड स्विंग के बारे में तो खुद सोनम के कान्हा जी भी नहीं जानते थे कि कब मिस्टर सड़ू का कूल डूड वाला कूल मिस्टर अड़ियल के अकड़ू एरोगेंट में बदल जाए। कहना बहुत मुश्किल था। इसलिए सबने अमित की बात को अनसुना करते हुए खाने की प्लेट में ही अपनी नजरें गड़ाना उचित समझा, सिवाय अंजलि के, क्योंकि उसे तो अमित की बात का जवाब देना ही था ना। सब वो सोनम, अंजलि इतना ही कह पाई थी कि उसे ढाबे की किचन की साइड से आती हुई सोनम दिखाई दी, और वो मुस्कुराते हुए बोली कि वो आ रही है सोनम। अमित ने एक उड़ती हुई नजर सोनम के ऊपर डाली और फिर खाना खाने में लग गया। मिस वशिष्ठ, अगले 5 मिनट में आप खाना खत्म करके बस में अपनी सीट पर मिलिए मुझे, हमें जल्दी यहाँ से पुणे के लिए निकलना है। अमित ने सोनम की कुर्सी पर बैठते बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा। जी सर, सोनम ने कहा और जल्दी, जितना जल्दी हो सकता था, खाना खाने में लग गई। सोनम को इस तरह से खाते हुए देखकर अमित मन ही मन मुस्कुराते हुए वहां से उठकर चला गया। थोड़ी देर में एक एक करके सभी लोग खाना खाकर उठ गए थे। सोनम ने भी आधा अधूरा खाना खाया और जल्दी से हाथ धोकर एक बार फिर से किचन एरिया में चली गई। वो ये लड़की भी ना देख रही है अच्छी तरह से कि फिलहाल अमित का मूड सही नहीं है, और यह कि उसे नाराज करने का एक और मौका दे रही है। अंजलि, वेयर इज शी? अमित ने अंजलि को पीछे से टोक दिया, जो नजरें गड़ाए हुए ढाबे के किचन एरिया की तरफ ही देख रही थी। अंजलि के तो प्राण सूख गए थे जैसे, जिस बात का डर था आखिर वही हो गया। अमित सोनम को ढूंढते हुए वहां ही आ गया। अब वो क्या करे? ये राधा रानी भी ना मुझे इस डेविल के सामने चारा बनाकर पता नहीं अंदर कौन सी खिचड़ी पका रही है। हम आ गए सर, सॉरी आपका हमारी वजह से लेट हो गया निकलने में। आप चाहें तो हम सजा भुगतने को तैयार हैं, पर वो हमारा किचन में जाना बेहद जरूरी था। सोनम, जो कि ढाबे के किचन से भागते हुए बाहर आई थी, हाँफते हुए उसने अमित से कहा और फिर अपने दोनों घुटनों को अपने हाथों से पकड़कर सुस्ताने लगी। पनिशमेंट? शो मिस वशिष्ठ, अमित ने अपनी आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाते हुए कहा और वहां से चला गया। ये अमित ही है ना? अंजलि ने जाते हुए अमित की तरफ हैरानी से देखकर सोनम से पूछा। अब हमें क्या पता, हम भी उन्हें उतना ही जानते हैं जितना कि तुम, और इनके मूड की तो कान्हा जी ही जाने। सोनू बेटा तैयार हो जा, जे एक ही दिन में इतने रंग दिखाएंगे तो फिर हम तो गए ना 12 के भाव में। सोनम ने बेसब्री से अंजलि की तरफ देखते हुए कहा और थके कदमों से बस की तरफ चल दी। वैसे तू किचन एरिया में करने क्या गई थी? अंजलि ने चलते चलते सोनम से पूछ लिया। अरे इनके जख्म के लिए हल्दी और प्याज वाला सही मरहम बनाने के लिए गए थे हम वहाँ, और तुम्हें क्या लगता है कि हम वहाँ पर रबड़ी खाने के लिए गए थे? सोनम ने अंजलि को घूरते हुए देखा। अच्छा ठीक है, अब चल जल्दी, वरना जिस तरह का मूड है ना तेरे रघुवंशी सर का, कहीं सच में तुझे यहीं छोड़कर चले ना जाए। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, वेरी फनी। अगर ये जोक था ना तो हम तुम्हें बता दें कि हमें बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। सोनम ने नाक से खोद कर कहा। यहाँ वैसे भी 12 के भाव में जाने की नौबत आई हुई है और महारानी जी को मस्ती सूझ रही है। सोनम ने उदासी से कहा। अभी तो सही से इनके प्यार को महसूस भी नहीं कर पाए थे, और ये पता नहीं किस बात पर फूलकर कुप्पा हुए बैठे हैं। सोनम आड़ी तिरछे मुंह बनाते हुए बस की तरफ जा रही थी, बिना ये देखे कि अंजलि उसे कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलने को मना कर रही थी, क्योंकि बस के गेट के पास अमित खड़ा हुआ था और जाहिर सी बात थी कि वो सोनम को बड़े ध्यान से देख रहा था।
अमित ने इशारे में ही अंजलि को चुप रहने को बोल दिया था और अंजलि की इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो अपनी सीनियर की बात काट सके, खासतौर पर जब वो सीनियर उसका होने वाला जीजा हो। आलू, हमें तो लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी ना इनके सड़ूपन और आरोगेंसी को झेलने में ही चली जाएगी। अरे बिना बताए भी कोई नाराज होता है क्या? इनके घर में तो सब कितने अच्छे हैं। एक दो बारी बात की है हमने, पर हम पक्का कह सकते हैं कि इन्हें छोड़कर और किसी को भी इतना गुस्सा नहीं आता होगा जितना कि इन्हें आता है। कान्हा जी, पता नहीं हम इनके गुस्से को झेल भी पाएंगे या नहीं। सोनम खुद में ही बोलती चली जा रही थी और अंजलि मुंह से ले बस आने वाले विस्फोट की कल्पना कर रही थी, जो अब बस होने वाला था। अब तुमको क्या भूत दिख गया आलू, जो हम इतनी देर से बड़बड़ किए जा रहे हैं और तुम बस हूं कर रही हो? सोनम ने बेख्याली में ही अंजलि से कहा और फिर जैसे ही सामने की ओर देखा तो उसने फौरन अंजलि की तरफ देखते हुए मुंह बना लिया, जैसे कह रही थी कि तुम इतनी देर से हमारे साथ चल रही थी, तुम आलू की बच्ची और सामने ये भूत खड़े हैं, तुम हमें बता नहीं सकती थी? हो कान्हा जी, आज तो हमें 12 के भाव में जाने से कोई भी नहीं बचा सकता इन सड़ू के हाथों, आप भी नहीं। सोनम ने आंखें बंद करके मनी मन कहा, मैं अंदर बैठी हूँ सोनू, तुम आ जाना। हाँ। अंजलि वहां से निकलने में अपनी भलाई समझ रही थी और वहां से सर से अंदर की ओर चली गई। सोनम अभी डर के मारे अपनी आंखें बंद किए हुए खड़ी थी और मनी मन अपनी कान्हा जी को याद कर रही थी। आप कुछ कह रही थी मिस वशिष्ठ, है ना? अमित इस वक्त अपने पुराने फॉर्म में था। हाँ, हम नहीं तो कुछ भी नहीं कह रहे थे सर। सोनम को तो जैसे सांप सूंघ गया था, पर वो भूत टाइप आपने कुछ कहा था ना अभी अपनी फ्रेंड से। अमित अपना चिन्ह खुजाते हुए बोला, कान्हा जी देख रहे हैं आप कितने बुरे हैं ये, अगर सुन ले तो फिर जो ड्रामा का बात को कर रहे हैं हमारे प्राण सुखाने के लिए। सोनम मनी मन बुदबुदा रही थी। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया सोनम, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, अमित धीरे से बोला। सोनम ने जैसे उसकी तरफ एक नजर से देखा तो फिर वो कुछ भी कहना सुनना भूल गई। अमित की आंखें और नाक लाल हो रखी थी, जो शायद मिर्च की जलन को बर्दाश्त करने की वजह से हो रही थी, पर फिर भी उसकी आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत नजर आ रही थी सोनम को। कान्हा जी, इन्हें हम क्या समझें और कैसे समझें? मुंह से नाराजगी झलक रही है और आंखों में तो हम बस डूबे जाएंगे। जो इतने अजीब और इतने सुंदर आपने हमारे लिए बचा के रखे हाथे, जो समझ में नहीं आता कि कब गुस्सा हो रहे हैं और कब प्यार जता रहे हैं। क्यों किया आपने ऐसा? सोनम ने अमित के हाथ में बंधे कपड़े की तरफ देखते हुए कहा। मैं आपको परेशान कर रहा था ना, तो सजा तो मिलनी चाहिए थी ना मुझे, अमित ने बहुत शांत तरीके से कहा। पर गलती तो हमसे हुई थी और आपको सजा हमें देनी थी, फिर आपने खुद को। सोनम कहते कहते रुक गए। आपकी सजा वो तो मैं कब का सोच चुका हूँ, बस पुणे पहुंचने का इंतजार है, अमित ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। जलेबी जैसा सीधा लो देख लो थम लोग, जे जन लोग गानू यो छोरा सीधा लाग रहा सा, सबके साथ देख लियो यो छोरा जलेबी कोणी इमरती की तरह घना सीधा सा, छोरी नु परेशान करने का एक मौका कते कोणी छोड़ सके ये छोरा। तब तक बस ने हॉर्न दे दिया और अमित ने सोनम से मुस्कुराकर कहा कि चलें, नहीं तो हम यहीं रह जाएंगे और फिर पता नहीं आपकी सहेलियां हम दोनों के बारे में न जाने क्या क्या गॉसिप्स कर डालें। अमित ने एक बार फिर से शरारत करके वहां से अंदर की ओर जाना सही समझा और सोनम भी उसके पीछे पीछे मुंह सिकोड़ते हुए अंदर आ गई। एक बार फिर बस ने पुणे जाने की राह पकड़ ली थी। सोनम ने अपने साथ लाए हुए एक एल्यूमिनियम फॉइल के पैकेट को अपने बैग की साइड वाली पॉकेट में डाल लिया और अंजलि के बगल में चुपचाप बैठ गई। अंजलि ने एक तिरछी नजर उसके ऊपर डाली और धीरे से कहा कि सॉरी राधा रानी, वो अमित सर ने मुझे तुम्हें कुछ भी बताने के लिए मना कर दिया था, तो मैं बस रहने दो, तुम हमें तुम्हारी कोई सफाई नहीं चाहिए, बस हमें एक बात बता दो कि तुम हमारी सहेली हो या उन सड़ू की। सोनम ने अंजलि को घूरा। हैं जे तुम कैसी बातें कर रही हो मेरी राधा रानी? ऑफ कोर्स यार, मैं तुम्हारी सहेली हूँ, जो कोई पूछने वाली बात है। अंजलि ने जबरदस्ती बत्ती सी निकालते हुए कहा। अच्छा, पर हमें तो ऐसा कतई ना लगो, सोनम ने कहा और मुंह घुमाकर खिड़की की तरफ देखने लगी। ओहो, तो अब आप मेरा गुस्सा अपनी बेस्टी पर उतारेंगी? ये तो अच्छी बात नहीं है मिस वशिष्ठ। अमित की पूरी नजर सोनम के ऊपर ही जमी हुई थी। तो अब आप मेरी तरफ देखेंगी भी नहीं? अमित एक बार फिर से अपनी दिल की बात सोनम तक दिल के जरिए पहुंचा रहा था। क्यों देखें हम आपकी तरफ? आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप तो वही रहेंगे ना, सड़ू अकड़ू और अड़ियल। सोनम ने एक नजर अमित की तरफ देखा और फिर से नजरें घुमा ली। अमित सोनम की सदा पर मुस्कुरा उठा और उठकर मुरारी की तरफ जाकर बैठ गया। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं ये मिस्टर अकड़ू, कोई तोप है क्या ये जो हम इनसे डरें और इनके हिसाब से काम करें? सोनम और भी न जाने क्या क्या बोली जा रही थी अपने मन में कि अचानक से एक बहुत ही प्यारा सा गाना उसके कानों से टकराया और उसकी नजरें खुद ब खुद अमित के चेहरे पर जाकर ठहर गई और कुछ पलों के लिए दोनों ही एक दूसरे में खो गए। इधर पुलकित अब बेचैन सा इधर उधर पहलू बदल रहा था। वो मजाक में ही सही कहता था कि बाबा पुलकित देव के पास हर समस्या का हल है, पर सच तो ये था कि उसके पास खुद के दिल के मर्ज की कोई दवा नहीं थी, या फिर उसने अपने दिल को और उसके एहसास को अपने अंदर ही कहीं गहरे छुपाया हुआ था और इस बात की भनक उसने कभी भी किसी को लगने नहीं दी थी, अमित को भी नहीं और शायद उसे भी, जिसे वो अपने दिल में छुपाकर किसी और को वो जगह देने के बारे में भूल ही गया था। पर अब जबकि फिजाओं में भी बस प्यार ही प्यार फैला हुआ था, तो फिर उसका दिल इस प्यारे से एहसास से कैसे अनछुआ रह पाता? और यही वजह थी कि आज वो कुछ ज्यादा ही बेचैन हो रहा था। काश कि मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता पाता, काश कि मैं बता पाता कि मैं तुम्हारे बिना उतना ही अधूरा महसूस करता हूँ जितना कि तुम। मुझे तो यकीन भी नहीं हुआ था उस पल जब तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था। बता नहीं सकता था कि मैं कितना खुश हुआ था ये सोचकर कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। हाँ, तुम भी, क्योंकि मैं तो तुम्हें न जाने कब से पसंद करता था। शायद मेरे लिए मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की ही तुम बन गई थी। वो मनी मन मुस्कुरा उठा। पूरे 3 साल लगा दिए थे तुमने वो कहने में जो मैं तुम्हें देखने के कुछ सेकंड्स बाद ही सुनने के ख्वाब देख रहा था। और अफसोस कि मैं तुमसे वो सब नहीं कह पाया जो बदले में तुम मुझसे सुनना चाहती थी। कितना डांटा था मैंने तुमको उस दिन। तुम ये सब सोच भी कैसे सकती हो मेरे और अपने लिए? ये मुमकिन नहीं है। अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इन सब बातों के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। बस यही कह पाया था मैं तुमसे उस समय, और तुम बस यही बोलकर चली गई थी कि तुम मेरा इंतजार करोगी, फिर चाहे वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन ही क्यों ना हो। मैं अपनी मजबूरी पर बहुत चिढ़ा था उस दिन,
पर फिर सब कुछ समय पर छोड़कर यहाँ चला आया। और पता है, हर दिन हर पल बस तुम्हें भुलाने की कोशिश की है, पर तुम्हारी यादें वो तो तुमसे भी ज्यादा जिद्दी है। गाय बगाए मेरे पास आ ही जाती है और तुम मुझ में कहीं जिंदा हो इस बात का एहसास दिलाकर आंखों के रास्ते बाहर निकल जाती है। पुलकित ने सबकी नजरें बचाकर अपने वॉलेट में रखी हुई एक फोटो को जी भर कर निहारा और आहिस्ते से उसे चूम लिया और फिर उसे अपने वॉलेट में हिसाब से रखकर अपनी जेब के हवाले कर दिया जो उसके दिल के पास थी। पुलकित, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? अमित ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और वहीं उसके बगल में बैठ गया। हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? पुलकित अमित को अपने पास देखकर चौंक गया था और उसने खुद को भरसक संभालते हुए कहा, पक्का ना? मुझे तो कुछ उदास सा दिख रहा है। अमित ने और पक्का करना चाहा कि वो ठीक तो है ना। अरे हाँ डुगू, मैं ठीक हूँ, तेरे सामने तो बैठा हूँ, खुद ही देख ले। पुलकित ने जल्दी से अपने उदास चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट की चादर ओढ़ ली थी। मुझे तो लग रहा है कि सबको मिंगल देखकर इस सिंगल का मन भी रेडी टू मिंगल होने का कर रहा है। पीछे से रवि ने आते हुए उसकी लेग पुलिंग करनी शुरू कर दी थी। हाँ यार, मुझे भी यही रीजन लग रहा है। अब कहता भले ही फिरता हो कि बाबा पुलकित देव है ये, पर बाबा कहने से ये सच में कोई जोगी थोड़ी ना हो जाएगा। सौरभ भी पुलकित के मजे ले रहा था। अरे यार, काव्या के आने तक तुझे इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, वो क्या है ना कि वो तो अभी खुद के ही होश में नहीं है, तो फिर तेरी फीलिंग्स क्या समझेगी? और उसे छोड़कर पूरे AFMC में तेरी टक्कर की और दूसरी तो मुझे कोई दिखाई देती नहीं है। रवि ने सौरभ से हाई फाइव करते हुए कहा, जस्ट शट अप बोथ ऑफ यू गाइस। काव्या ना ही मेरे मतलब की पहले थी और ना ही बाद में कभी होगी।